यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। निश्चित रूप से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न था। इस महिला ने उसे कब देखा और वह उसे क्यों देख पाई? क्या तुम दक्षिणी क्षेत्र के गूढ़ ऊर्जा साधक हो? ठीक उसी समय जब आरव हैरान था, उस महिला ने, जिसने उसकी बाह पकड़ रखी थी, अचानक यह सवाल पूछा। आरव होश में आया और फिर उसने सिर हिलाया। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, थोड़ी मोटी महिला ने अचानक झुंझलाहट के साथ कहा, पहले दिव्य स्तर का गूढ़ ऊर्जा साधक वास्तव में महापर्वत श्रृंखला के अंदरूनी हिस्से में आने की हिम्मत करता है। अगर मेरी विनीता इतनी दयालु न होती तो तुम हमारे नीचे उन बड़े साथियों का भोजन बन चुके होते। आरव मुस्कुराया और कहा, आप दोनों शायद दक्षिणी क्षेत्र से नहीं हैं, है ना? तुम्हें यह कैसे पता चला? थोड़ी मोटी महिला ने हैरानी से कहा। जब उसने थोड़ी मोटी महिला को सुना तो उसके बगल वाली, जिसे विनीता कहा जा रहा था, ने थोड़ी मोटी महिला की ओर देखा और फिर लाचारी से सिर हिलाया। यह मूर्ख! आरव ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। वह सिर्फ टोह ले रहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वे वास्तव में दक्षिणी क्षेत्र से नहीं हैं। अगर वह गलत नहीं था तो वे शायद गुप्त ड्रैगन स्तंभ में कर्मफल का भाग्य के लिए लड़ने आए थे, लेकिन वे महापर्वत श्रृंखला में क्यों दिखाई दिए? अरे, तुमने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि हम दक्षिणी क्षेत्र से नहीं हैं? जब उसने आरव को चुप देखा तो थोड़ी मोटी महिला थोड़ी नाराज हो गई। आरव होश में आया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अनुमान लगाया। तुम थोड़ी मोटी महिला को स्पष्ट रूप से उस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने तुरंत उसे घूरकर देखा। ठीक है, आइए पहले सोचते हैं कि हमें कैसे भागना चाहिए। ठीक इसी क्षण विनीता, जिसने आरव और थोड़ी मोटी महिला को पकड़ रखा था, नीचे जमीन को घने रूप से ढके हुए अग्निगर्जन शेर की ओर देखते हुए धीमी आवाज में बोली। जब उसने नीचे अग्निगर्जन शेर की घनी भीड़ को देखा जो उन तीनों का पीछा कर रही थी, तो थोड़ी मोटी महिला का गोल चेहरा तुरंत थोड़ा पीला पड़ गया। वह मौत से नहीं डरती थी, लेकिन वह उन डार्क बिस्टों द्वारा जिंदा खाए जाने से डरती थी। अगर उसका सिर सबसे पहले खाया जाता तो ठीक था, क्योंकि वह तुरंत मर जाती और उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता। हालांकि अगर वे उसके शरीर का कोई अन्य हिस्सा, जैसे उसके हाथ या पैर खाते, तो सिर्फ यह सोचकर ही उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। नीचे डार्क बिस्टों के घने विस्तार को देखते हुए आरव ने भी भौहें चढ़ाई। अगर छोटा साथी यहाँ होता तो उसे स्वाभाविक रूप से इन डार्क बिस्टों से डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन समस्या यह थी कि छोटा साथी अभी उसकी मदद नहीं कर सकता था। वह निश्चित रूप से ग्रे भेड़िया पर भरोसा करके इन अग्निगर्जन शेर को नहीं रोक सकता था। डार्क बिस्ट साम्राज्य बलवान का सम्मान करता था, चाहे वह ब्लडलाइन के संदर्भ में हो या ताकत के संदर्भ में। ग्रे भेड़िया अग्निगर्जन शेर से बहुत ज्यादा हीन था। इसके अलावा अग्निगर्जन शेर ने एक पूरा झुंड बना लिया था, इसलिए अगर वह ग्रे भेड़िया को बुलाता तो भी वह मौत को दावत दे रहा होता। विनीता, जल्दी उड़ो। मैं जिंदा इनका खाना नहीं बनना चाहती, थोड़ी मोटी महिला ने थोड़ी कांपती आवाज में कहा। विनीता ने सिर हिलाया और कहा, यह तकनीक जिसने गूढ़ ऊर्जा को पंखों में बदल दिया है, बहुत ज्यादा गूढ़ ऊर्जा खर्च करती है और मेरे पास ज्यादा नहीं बची है। मेरी गूढ़ ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में सूख जाएगी। उस समय हम शायद वास्तव में उनका भोजन बन जाएंगे। तो यह एक तकनीक है। जब आरव ने उसे सुना तो वह समझ गया। शुरुआत में जब उसने पंखों की उस जोड़ी को देखा तो वह बहुत हैरान और उलझन में था। आखिरकार यह कुछ ऐसा था जो केवल आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ ही कर सकते थे। अरे, क्या तुम्हारे पास इससे निकलने का कोई रास्ता है?
ठीक उसी समय जब आरव गहरी सोच में था, गोल चेहरे वाली महिला ने अचानक उसकी ओर देखा और कहा, चूंकि तुम अकेले यहाँ आने की हिम्मत करते हो, तो तुम्हारे पास निश्चित रूप से भरोसा करने के लिए कुछ होगा, है ना? अगर तुम्हारे पास वास्तव में हमें बचाने की कोई तकनीक है, तो उसे छिपाना बंद करो। विनीता ने अपना सिर घुमाकर आरव की ओर देखा। स्पष्ट रूप से उसे लगा कि गोल चेहरे वाली महिला सही कह रही है। आरव चुप रहा। इस दुविधा से बाहर निकलने का उसके पास वास्तव में एक रास्ता था, क्योंकि उसे बस वज्रग्रोर को बुलाना था और वह अपने नीचे अग्निगर्जन शेर से बच सकता था। हालांकि वह वास्तव में उन हत्यारों के सामने वज्रग्रोर को उजागर नहीं करना चाहता था जो छाया में छिपे हुए थे। अगर बाहरी लोगों को पता चला कि उसके आरव के पास एक उड़ने वाला डार्क बिस्ट भी है, तो वह शायद हमेशा के लिए शांति से आराम नहीं कर पाएगा। बेशक यह मुख्य बिंदु नहीं था। मुख्य बिंदु यह था कि अगर वह वज्रग्रोर को बुलाता है, तो उसे इन दो महिलाओं के सामने ऐसा करना होगा। इस तरह की कार्रवाई न केवल दुनिया को चौंकाने वाली होगी, बल्कि यह भी बहुत संभावना है कि रहस्यमय सूक्ष्म भंवर उजागर हो जाएगा। इसलिए आरव ने उनकी प्रत्याशा भरी निगाहों के सामने सिर हिलाया। ठीक उसी समय जब वह कुछ कहने वाला था, थोड़ी मोटी महिला अचानक फूट फूट कर रो पड़ी थी और उसने विनीता को कसकर गले लगा लिया क्योंकि वह रो रही थी। विनीता, मैं मरना नहीं चाहती। मैं अभी भी तलवार संप्रदाय की आंतरिक प्रांगण शिष्या बनना चाहती हूँ। मैं अभी भी वरिष्ठ भाई रियांत से शादी करना चाहती हूँ और मैं उसके लिए बहुत सारे बच्चों को जन्म देना चाहती हूँ। जब आरव ने यह सुना तो उसके मुंह के कोने मुड़ गए। वह वास्तव में अवाक था। विनीता ने अपना सिर हिलाया जबकि उसके चेहरे पर एक लाचार अभिव्यक्ति छा गई। उसने कहा, यामिनी, तुम कब थोड़ा और सामान्य रूप से व्यवहार करना शुरू कर सकती हो? अगर तुम इस तरह से अभिनय करना जारी रखती हो, तो वरिष्ठ भाई रियांत की तो बात ही छोड़ो, यहाँ तक कि संप्रदाय का दरबान भी तुमसे शादी करने की हिम्मत नहीं करेगा। विनीता, तुम। यामिनी शर्मिंदगी से थोड़ी गुस्सा हो गई थी। वह भूल गई थी कि आरव दूसरी तरफ था और उसने अपना चेहरा विनीता की छाती में घुसा दिया और लगातार अपना सिर बाएं और दाएं हिलाना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए उसने कहा, विनीता, यह बड़ा हो गया लगता है। यह काम नहीं करेगा। मैं तुमसे छोटी नहीं हो सकती। एक बार जब मैं संप्रदाय में वापस जाऊंगी, तो मैं 1000 साल पुराना आइसस्ट्रिंग पपीता ढूंढने जाऊंगी। यह काफी नहीं है। अगर मुझे मौका मिला, तो मैं वरिष्ठ भाई रियांत से भी कहूंगी कि वह मुझे एक अच्छी मालिश दें। आरव के मुंह के कोने लगातार मरोड़ रहे थे। यह महिला वास्तव में भयानक है। विनीता का चेहरा लाल हो गया और उसने यामिनी की ओर देखा क्योंकि उसने कहा, तुम बदमाश छोटी लड़की, तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ कोई और है? अरे रुक जाओ। अगर तुम इस तरह से अपना सिर हिलाती रहीं, तो मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगी और डार्क बिस्टो को खिला दूंगी। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। इस तरह की धमकी उसके लिए वास्तव में बहुत बड़ी थी। वह जल्दी से रुक गई और फिर उसने अपना गोल चेहरा झुकाकर आरव की ओर देखा। अचानक उसे कुछ याद आया और उसकी आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने कहा, विनीता, मुझे बचने का एक तरीका सूझा है। जब आरव ने यह सुना तो उसे अचानक एक बुरा एहसास हुआ, जबकि विनीता ने खुशी से पूछा, क्या तरीका? यामिनी ने विनीता की छाती से अपने पंजों को वापस ले लिया और फिर उसने आरव की ओर इशारा किया और कहा, विनीता, अगर हम उसे नीचे फेंक दें ताकि उन डार्क बिस्टों का ध्यान आकर्षित हो, तो क्या हमें भागने का समय नहीं मिल जाएगा? जब आरव ने यह सुना तो उसका चेहरा काला पड़ गया। क्या वह थोड़ा गुप्त नहीं हो सकती?
मैं अभी भी यही हूँ। विनीता पहले दंग रह गई और फिर उसने अपना सिर घुमाकर आरव की ओर देखा। उसने एक पल के लिए गहराई से सोचा, इससे पहले कि उसने कहा, तुम उस स्थिति से स्पष्ट रूप से अवगत हो जिसका हम अभी सामना कर रहे हैं। चूंकि तुम्हारे जैसा व्यक्ति जो पहले दिव्य स्तर पर है, महापर्वत श्रृंखला में गहराई तक यात्रा करने की हिम्मत करता है, तो मैं मानती हूं कि तुम्हारे पास निश्चित रूप से अपने जीवन का ध्यान रखने की क्षमता है। अगर तुम हमें मदद करने के लिए तैयार हो तो हम बहनें हमेशा तुम्हारी आभारी रहेंगी। आरव चुप रहा। पूरी ईमानदारी से उसे इन दो महिलाओं के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। सटीक होने के लिए उसे उनके बारे में थोड़ा अच्छा प्रभाव था, क्योंकि उन्होंने उसे छाया से छिपकर देखने के लिए उसका सामना नहीं किया और उन्होंने उसे बचाने की भी कोशिश की थी। खासकर इसलिए क्योंकि वे दोनों राजा स्तर के विशेषज्ञ थे, जबकि वह केवल पहले दिव्य स्तर पर था। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने न केवल उसके प्रति तिरस्कार और घृणा व्यक्त नहीं की थी, बल्कि उन्होंने उसे बचाने की कोशिश करने का कष्ट भी उठाया था। इस कारण से उसके मन में उनके लिए थोड़ा अच्छा प्रभाव था। हालांकि वह वज्रगरुड़ को बिल्कुल भी नहीं बुला सकता था, क्योंकि इसके निहितार्थ बहुत गंभीर थे। जब उन्होंने आरव को चुप देखा तो वे दोनों भी चुप रहीं। इस समय वे केवल आरव पर ही अपनी उम्मीदें लगा सकती थीं। अगर आरव अभी भी सिर हिलाता तो वे शायद यहाँ खाली जातीं। कोई बात नहीं, मैं बस कुछ नहीं कर सकता और उनकी मदद करने से इनकार नहीं कर सकता। आरव मुस्कुराया। हालांकि ठीक उसी समय जब वह वज्रगरुड़ को बुलाने वाला था, यामिनी ने अचानक जोर से चिल्लाया, इससे पहले कि उसने उत्साह के साथ आगे की ओर इशारा किया। उसने कहा, विनीता, यह वरिष्ठ भाई हरीशान और अन्य हैं। वे हमें बचाने आए हैं। हाँ, हम आखिरकार खतरे से भागने में सक्षम हैं। जब उसने यह सुना तो आरव ने देखा और उसने देखा कि गूढ़ ऊर्जा से बने पंखों वाले 7 लोग 300 मीटर दूर से तेजी से उनकी ओर उड़ रहे थे। जब आरव ने इन लोगों को देखा तो उसने एक बार फिर भौहें चढ़ाई। क्या इन अन्य क्षेत्रों के इन प्रतिभाओं को प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर नहीं जाना चाहिए था? वे महापर्वत श्रृंखला में क्यों आए हैं? विनीता ने अपना सिर ऊपर उठाया और देखा। जब उसने उनके रंगरूप को देखा तो उसने तुरंत अपने दिल में राहत की सांस ली, जबकि उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। कुछ सांसों से भी कम समय में वे 7 गूढ़ ऊर्जा साधक आरव के समूह के सामने आ गए थे। 7 के समूह में नेतृत्व करने वाला व्यक्ति 20 साल के आसपास का एक युवक था। उसकी भौहें नुकीली और तिरछी थीं, आंखें तारों वाली थीं, नाक सपाट और चौड़ी थी और उसका शरीर सीधा था। जब वह वहां खड़ा था तो आसपास की हल्की हवा उसके स्याही जैसे काले बालों पर बह रही थी और इससे वह अवर्णनीय रूप से आकर्षक और अनियंत्रित लग रहा था। युवक ने तुरंत एक सुखद मुस्कान दिखाई जब उसने विनीता को देखा और फिर उसने कहा, छोटी बहन विनीता, हमने तुम्हें आखिरकार ढूंढ लिया। अरे वरिष्ठ भाई हरीशान, मैं भी यहाँ हूँ। जब आप अपनी पसंद की महिला को देखें तो मुझे मत भूलना, ठीक है? ध्यान रखना, नहीं तो मैं अपनी विनीता से कहूंगी कि वह आप पर ध्यान न दे, यामिनी ने अचानक असंतोष से कहा। हरीशान ने अपनी नजर विनीता से हटाई और यामिनी की ओर देखा, इससे पहले कि उसने मुस्कान के साथ कहा, मैं छोटी बहन यामिनी को भूलने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? जब वह यहाँ तक बोला तो वह आरव की ओर देखने के लिए मुड़ा, इससे पहले कि उसने कहा, यह भाई कौन है? वह दक्षिणी क्षेत्र का एक गूढ़ ऊर्जा साधक है जिसे हमने महापर्वत श्रृंखला में उठाया था, यामिनी ने कहा। वरिष्ठ भाई हरीशान, आपने अतीत में कहा था कि मैं बहुत साहसी हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वह मुझसे भी ज्यादा साहसी है। उसने अभी तक राजा स्तर भी हासिल नहीं किया है, फिर भी उसने वास्तव में अकेले महापर्वत श्रृंखला में गहराई तक यात्रा करने की हिम्मत की।
अगर वह विनीता और मुझसे नहीं मिला होता तो वह शायद बहुत पहले मर चुका होता। दक्षिणी क्षेत्र का एक गूढ़ ऊर्जा साधक। पहले दिव्य स्तर। हरीशान दंग रह गया जब उसने यामिनी को सुना, और फिर उसने आरव की ओर देखा और कहा, तुम दक्षिणी क्षेत्र के गूढ़ ऊर्जा साधक हो। आरव ने सिर हिलाया। जब उन्होंने आरव को सिर हिलाते देखा तो हरीशान और उसके पीछे के 6 अन्य पुरुषों की आंखों में तुरंत तिरस्कार की एक झलक चमक उठी। उसके पीछे के पुरुषों में से एक ने तो यहाँ तक कह दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम वास्तव में दक्षिणी क्षेत्र के एक गूढ़ ऊर्जा साधक से पहले ही मिलेंगे। अफवाह के अनुसार दक्षिणी क्षेत्र के गूढ़ ऊर्जा साधक अन्य सभी क्षेत्रों की तुलना में शक्ति के मामले में सबसे नीचे हैं। यह अफवाह नहीं है। हरीशान ने उदासीनता से आरव की ओर देखा और उसने आदमी को टोकते हुए कहा, पिछले 1000 वर्षों से दक्षिणी क्षेत्र हमेशा सबसे नीचे रहा है। खासकर पिछले कुछ दौरों के दौरान दक्षिणी क्षेत्र के तथाकथित असाधारण प्रतिभाएं वास्तव में गुप्त ड्रैगन स्तंभ के पहले स्तर पर भी नहीं चढ़ पाए। जब वह यहाँ तक बोला तो हरीशान अचानक हंसा और कहा, मैंने सुना कि दक्षिणी क्षेत्र में एक तथाकथित अर्ध तलवार सम्राट प्रकट हुआ है। उसने न केवल चौथे स्तर की तलवार इंटेंट को समझा है, बल्कि उसने प्रबुद्ध तलवार हृदय भी हासिल कर लिया है। हाँ, ऐसे जंगली स्थान पर कोई कैसे हो सकता है जिसने प्रबुद्ध तलवार हृदय हासिल कर लिया हो? कितना बड़ा मजाक। आखिरकार मेरा संप्रदाय एक तीसरे दर्जे का संप्रदाय है जिसके पास तलवार पथ में अनगिनत प्रतिभाएं हैं। हालांकि एक भी शिष्य ऐसा नहीं रहा जिसने प्रबुद्ध तलवार हृदय हासिल किया हो। तो यह दक्षिणी क्षेत्र में कैसे प्रकट हो सकता है? यामिनी और विनीता दक्षिणी क्षेत्र से नहीं हैं। वे संभवतः गुप्त ड्रैगन स्तंभ में कर्मफल का भाग्य के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए आई हैं। वे महापर्वत श्रृंखला में अग्निगर्जन शेर के झुंड से भाग रही थीं। आरव एक पहले दिव्य स्तर का गूढ़ ऊर्जा साधक है, जबकि यामिनी और विनीता राजा स्तर के विशेषज्ञ हैं, चूंकि वे गूढ़ ऊर्जा से बने पंखों का उपयोग कर सकती हैं, जो आत्मिक स्तर से ऊपर की चीज है। यामिनी ने मजाक में आरव को अग्निगर्जन शेर को भटकाने के लिए नीचे फेंकने का सुझाव दिया। हरीशान और उसके साथी तलवार संप्रदाय से हैं और वे यामिनी और विनीता को बचाने के लिए आए हैं। हरीशान ने आरव की उपस्थिति में दक्षिणी क्षेत्र की शक्ति पर तिरस्कारपूर्ण टिप्पणी की, यह कहते हुए कि यह सभी क्षेत्रों में सबसे नीचे है, और तलवार पथ में कथित अर्ध तलवार सम्राट को एक मजाक बताया। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, प्रबुद्ध तलवार इंटेंट वाला कोई व्यक्ति दक्षिणी क्षेत्र जैसे जंगली स्थान में कैसे प्रकट हो सकता है? हमारे स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की तो बात ही छोड़िए, मैंने अमर तलवार संप्रदाय से भी किसी के बारे में नहीं सुना है, जो कि 5वां रैंक संप्रदाय है। ये दक्षिणी क्षेत्र के गूढ़ योद्धा जब गर्व करते हैं तो दिमाग का इस्तेमाल भी नहीं करते। भाई हरीशान के बगल के एक व्यक्ति ने समर्थन में कहा, और उसने अपनी बात खत्म करते ही जानबूझकर आरव की ओर देखा। आरव को कैसे एहसास नहीं होता कि उनके शब्द उसी पर लक्षित थे? आरव दूसरों के अपमान को सहने वाला नहीं था, इसलिए उसने तुरंत भाई हरीशान और दूसरे युवक की ओर देखा, इससे पहले कि वह कहे, आप दोनों ने कहा कि दक्षिणी क्षेत्र में प्रबुद्ध तलवार इंटेंट वाले किसी का प्रकट होना असंभव है, तो क्या यह हो सकता है कि 10,000 साल पहले दक्षिणी क्षेत्र के तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज वह नहीं थे जिन्होंने प्रबुद्ध तलवार इंटेंट प्राप्त किया था? भाई हरीशान और दूसरे युवक की अभिव्यक्ति यह सुनकर थोड़ी अप्रिय हो गई। तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज ने एक बार अन्य सभी क्षेत्रों के प्रतिभाओं को उस बिंदु तक कुचल दिया था जहां वे अपनी हीनता के प्रति आश्वस्त थे, इसलिए भाई हरीशान और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से इस बारे में जागरूक थे। गुप्त ड्रैगन स्तंभ के बाहर एक सूची थी और इसे गुप्त ड्रैगन सूची कहा जाता था।
केवल उन गूढ़ योद्धाओं के नाम जो स्तंभ के 5वें स्तर में प्रवेश कर चुके थे, जो कि सबसे ऊंचा स्तर था, गुप्त ड्रैगन सूची में दिखाई देंगे। अनगिनत वर्षों के बाद केवल 7 लोगों के नाम गुप्त ड्रैगन सूची में थे और तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज मुक्त साधक सूची में दूसरे स्थान पर थे। आरव द्वारा तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज का उल्लेख करना निस्संदेह उन दोनों के चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा था। हरीशान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। इससे पहले कि वह कहे, तो आपका मतलब है कि आरव नाम के उस व्यक्ति ने वास्तव में प्रबुद्ध तलवार इंटेंट को समझ लिया है। विनीता की सुंदर भौहें थोड़ी सिकुड़ गई थीं जब उसने देखा कि उसके संप्रदाय के अन्य सदस्य आरव को निशाना बना रहे थे, और फिर उसने कहा, वरिष्ठ भाई हरीशान, आइए पहले हमारे नीचे उन डार्क बिस्टों से निपटें। यह सिर्फ जानवरों का एक समूह है। हरीशान ने ठंडी आह भरी, और जब उसने विनीता को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान की फुसफुसाहट दिखाई दी। उसने कहा, जूनियर सिस्टर विनीता, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। भले ही वे संख्या में विशाल हों, वे सिर्फ कुछ दिमागहीन जानवर हैं। बस देखें कि वरिष्ठ भाई कैसे इन डार्क बिस्टों के पेट को फाड़ता है और उनके आंतरिक कोर को पुनर्प्राप्त करता है। उनके आंतरिक कोर वास्तव में खजाने हैं। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, हरीशान अचानक आरव की ओर मुड़ा, जबकि उसके मुंह के कोनों पर एक बुराई भरी मुस्कान का फुसफुसाहट पैदा हुई। उसने कहा, मित्र, चूंकि आपने पहले दिव्य स्तर पर होते हुए भी महापर्वत श्रृंखला में कदम रखने का साहस किया, मेरा अनुमान है कि आपके पास किसी प्रकार की चौंकाने वाली क्षमता है। ऐसा होता है कि हम दक्षिणी क्षेत्र से किसी भी प्रतिभा से नहीं मिले हैं। तो आप हमें अपनी ताकत का थोड़ा सा प्रदर्शन क्यों नहीं दिखाते हैं, ताकि हम देख सकें कि दक्षिणी क्षेत्र के असाधारण प्रतिभा कितने भयंकर हैं। ठीक है, हाँ, हमें थोड़ा दिखाओ। हमें ठीक से देखने दो कि दक्षिणी क्षेत्र के गूढ़ योद्धा कितने कमजोर, ओहो, मेरा मतलब है मजबूत हैं। हाँ, इसे भूल जाओ। वह अंत में केवल पहले दिव्य स्तर पर है। तो राजास्तर के डार्क बिस्टों के एक समूह की तो बात ही छोड़िए, वह शायद एक से भी निपटने में सक्षम नहीं है। यह कैसे संभव हो सकता है? चूंकि उसने केवल पहले दिव्य स्तर पर होते हुए भी महापर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने का साहस किया, तो उसके पास निश्चित रूप से किसी प्रकार का चौंकाने वाला तुरुप का इक्का है। शायद वह दक्षिणी क्षेत्र का वह भगवान का आदमी है जिसने आरोहण रैंकिंग्स पर पहला स्थान प्राप्त किया था, आरव, जिसके पास प्रबुद्ध तलवार इंटेंट है। हाँ। जब उसने उन सभी को सुना तो हरीशान ने हैरानी का नाटक किया और आरव की ओर देखा, इससे पहले कि वह पूछे, तुम वास्तव में आरव नहीं होंगे जिसके पास प्रबुद्ध तलवार इंटेंट है ना? आरव ने उदासीनता से उनकी ओर देखा, इससे पहले कि वह हंसा और कहा, मेरा नाम वास्तव में आरव है। भाई हरीशान अवाक रह गया और फिर वह जोर से हंस पड़ा। वह थोड़ी देर के लिए हंसा, इससे पहले कि वह कहे, तुम आरव हो? आरव जिसके पास प्रबुद्ध तलवार इंटेंट है? हाँ, आओ, हमें ठीक से देखने दो कि प्रबुद्ध तलवार इंटेंट वाली प्रतिभा कितनी भयंकर है। हाँ, बस बहुत हुआ। ठीक इसी क्षण विनीता, जो अब तक चुप रही थी, अचानक क्रोधित होकर चिल्लाई थी। उसने आरव की ओर देखा, इससे पहले कि वह हरीशान की ओर मुड़ी, और फिर उसने कहा, वरिष्ठ भाई हरीशान, भले ही उसकी साधना कम है, आपको अभी भी इस तरह से उसे उपहासित और मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आप अतीत में ऐसे नहीं थे। यामिनी भी देखना जारी रखने में असमर्थ थी और उसने तुरंत कहा, वरिष्ठ भाई हरीशान, भले ही इस बच्चे की ताकत थोड़ी कमजोर है, उसका रूप थोड़ा बदसूरत है और वह दक्षिणी क्षेत्र से है, लेकिन उसने अंत में हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है, तो आपको कमजोरों को धमकाने की क्या जरूरत है?
अगर दूसरों ने सुना कि स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के शिष्यों के एक समूह ने पहले दिव्य स्तर पर एक गूढ़ योद्धा को धमकाया था, तो क्या यह अत्यधिक शर्मनाक नहीं होगा? आरव ने अपनी आंखें घुमाईं। उसका क्या मतलब है थोड़ा बदसूरत? क्या वह बोलना जानती है? जब उसने उन्हें सुना तो हरीशान की अभिव्यक्ति थोड़ी अप्रिय हो गई, और जब उसने आरव को देखा तो उसकी आंखों की गहराइयों में एक उदासी भरी अभिव्यक्ति चमकी। हालांकि जब उसने विनीता और यामिनी को देखा तो उसने इसके बजाय एक अत्यंत सौम्य मुस्कान प्रकट की और कहा, जूनियर सिस्टर्स सही हैं, वरिष्ठ भाई गलत था। आइए इन सब के बारे में बात न करें और हमारे नीचे जानवरों के समूह से निपटें। जब वह यहाँ तक बोला तो उसने आरव की ओर देखा और उदासीनता से कहा, बाद में किनारे पर रहना और जल्दबाजी में घूमना मत, अन्यथा यदि तुम मर जाते हो तो हमें दोष मत देना। आरव ने सिर हिलाया। वह बस बोलने ही वाला था जब दूरी में जमीन हिंसक रूप से कांपने लगी। इसके बाद एक बड़ा और घना काला बादल अचानक आकाश में प्रकट हुआ, और जब वह थोड़ा करीब आया तो हरीशान और अन्य की अभिव्यक्ति हिंसक रूप से बदल गई, क्योंकि यह काला बादल नहीं था बल्कि अनगिनत उड़ने वाले डार्क बिस्ट थे। यह सिर्फ आकाश नहीं था, जमीन पर भी अनगिनत डार्क बिस्ट थे और उनका अंत देखना असंभव था। इस बार हरीशान और अन्य ने आतंक की अभिव्यक्ति प्रकट की। अगर यह कुछ 100 या यहाँ तक कि 1000 होते तो वे अभी भी भागने में सक्षम होते यदि वे चाहते। लेकिन अगर यह इतना था तो उनकी तो बात ही छोड़िए, एक आत्मिक स्तर का विशेषज्ञ भी शायद भागने में असमर्थ होगा। हम बर्बाद हो गए हैं, हम बर्बाद हो गए हैं, डार्क बिस्टों के झुंड को देखते हुए जिसने आकाश को ढक दिया और जमीन को ढक दिया। यामिनी का चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया क्योंकि उसने बड़बड़ाया, हम वास्तव में खत्म हो गए हैं। वरिष्ठ भाई अभिनव, मैं वास्तव में इस बार इन डार्क बिस्टों द्वारा खा ली जाऊंगी। वरिष्ठ भाई अभिनव, मुझे बचाओ। ठीक इसी क्षण एक विशाल स्वर्ण गिद्ध हरीशान और अन्य से लगभग 60 मीटर दूर पहुंचा। स्वर्ण गिद्ध के सिर पर एक विलासितापूर्ण चोगा पहने हुए एक युवक खड़ा था। आरव थोड़ा स्तब्ध रह गया जब उसने इस युवक को देखा, क्योंकि वह महापर्वत श्रृंखला से कोई और नहीं बल्कि वह रहस्यमय डार्क बिस्ट लाव्य था। उत्तरी क्षेत्र लाव्य ने स्वर्ण गिद्ध के ऊपर से उदासीनता से बोला। हरीशान ने घमंड करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत सिर हिलाया इससे पहले कि वह कहे, ठीक है। लाव्य ने ठंडी आह भरी और कहा, आप सब प्राचीन युद्धभूमि की ओर क्यों नहीं बढ़े और इसके बजाय मेरे महापर्वत श्रृंखला में क्यों आए हैं? जब उसने लाव्य के सवालिया स्वर को सुना तो हरीशान तुरंत थोड़ा नाराज हो गया। हालांकि उसने भड़कने की हिम्मत नहीं की और केवल अपने दिल में क्रोध को दबा सका इससे पहले कि वह कहे, हम यहाँ किसी भी बुरी मंशा से नहीं आए हैं। यह केवल इसलिए है क्योंकि हमारी 2 जूनियर सिस्टर्स को टेलीपोर्ट किए जाने पर एक मामूली दुर्घटना हुई और उन्हें महापर्वत श्रृंखला में टेलीपोर्ट कर दिया गया, तो हम उन्हें ढूंढने आए। कोई बुरी मंशा नहीं। लाव्य के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान की फुसफुसाहट पैदा हुई और उसने कहा, एक दिन की छोटी अवधि में मेरे महापर्वत श्रृंखला के 1000 से अधिक राजास्तर डार्क बिस्ट मारे गए। मेरा अनुमान है कि आप सभी की अनंतकोश अंगूठी के भीतर सैकड़ों राजास्तर आंतरिक कोर हैं, है ना? यह वह है जिसे आप बिना किसी बुरी मंशा के यहाँ आने और केवल किसी को ढूंढने से मतलब रखते हैं। हरीशान को उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने जो कुछ भी किया था उसे वास्तव में देखा जाएगा। नहीं, उसने कल्पना की थी कि महापर्वत श्रृंखला उनका पीछा करने के लिए इतने सारे डार्क बिस्टों को भेजेगा। उसका दिल तुरंत हिल गया और फिर उसने आसपास देखा। उसके बाद उसकी निगाह विनीता पर उतर गई। उसकी निगाह थोड़ी चमकी जबकि वह लंबे समय तक संकोच करता रहा और फिर उसने एक गहरी सांस ली जैसा कि उसने अपने दिल में फैसला किया। जब उसने हरीशान को चुप देखा
तो लाव्य की निगाह बर्फीली ठंडी हो गई और उसने कहा, चूंकि तुम बोलने से इनकार करते हो तो तुम सभी अपनी जान के साथ भुगतान कर सकते हो। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, वह डार्क बिस्टो के झुंड को हमला करने के लिए कमान देने वाला था। हालांकि ठीक इसी क्षण हरीशान ने अचानक अपनी हथेली को पलटा और फिर एक तंत्र हवा से बाहर प्रकट हुआ और फिर हरीशान की आकृति उस स्थान पर रहस्यमय रूप से गायब हो गई। इस दृश्य को देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया और इसमें लाव्य भी शामिल था। वह बस इस तरह गायब हो गया। यह एक यादृच्छिक टेलीपोर्टेशन तंत्र है। ठीक इसी क्षण स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के शिष्यों में से किसी ने कहा, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वरिष्ठ भाई हरीशान के पास वास्तव में एक यादृच्छिक टेलीपोर्टेशन तंत्र था। हाँ, इससे भी अधिक आश्चर्यजनक यह है कि उसने वास्तव में खतरे के सामने हम सभी को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और वह हमसे एक भी शब्द कहे बिना भाग गया। हाँ, यामिनी को थोड़ा अविश्वास महसूस हुआ और उसने कहा, वरिष्ठ भाई, क्या वह कुत्ता हरीशान वास्तव में ऐसा व्यक्ति है? वह बकवास का टुकड़ा, कचरा। यह सोचना कि मैंने उसे इतने सालों तक अपना वरिष्ठ कहा और उसके लिए खाना भी बनाया। आह, कितना कष्टदायक है। विनीता, यह सौभाग्यपूर्ण है कि आपने कभी उसके पीछा करने के लिए सहमत नहीं हुई हैं, अन्यथा आपको हमेशा के लिए पछतावा होता। विनीता ने अपना सिर हिलाया जबकि उसकी आंखों में निराशा की एक फुसफुसाहट हुई। उसकी हरीशान के लिए थोड़ी अच्छी छाप थी, लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह जीवन और मृत्यु के एक क्षण के दौरान इस तरह से कार्य करेगा। हरीशान का अचानक भाग जाना निश्चित रूप से स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के इन शिष्यों के लिए एक झटका था। जब वे संप्रदाय में थे तो हरीशान हमेशा वरिष्ठ भाई की भूमिका निभाने में बहुत अच्छा रहा था। हालांकि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह वरिष्ठ, जो हमेशा हर किसी के लिए अत्यंत अच्छा रहा था, वास्तव में उन्हें छोड़ने और अपने आप भागने में संकोच नहीं करेगा। यहाँ उपस्थित लोगों में से यह शायद आरव ही था जो सबसे अधिक समझने वाला था, क्योंकि उसने हरीशान जैसे अनगिनत लोगों को देखा था। हरीशान को गलत नहीं कहा जा सकता था। आखिरकार यहाँ तक कि चींटियां भी अपने छोटे से अस्तित्व को खींचना चाहती थीं, इंसानों की तो बात ही छोड़िए। बेशक आरव अपने दोस्तों को छोड़ने में सक्षम नहीं था। भले ही वह अधिकांश समय बहुत निर्दयी था और यहाँ तक कि स्वार्थी भी कहा जा सकता था, वह बिल्कुल अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकता था ताकि वह बच सके। दुनिया में सब कुछ नहीं चल सकता था जैसा कि कोई चाहता था और केवल एक चीज महत्वपूर्ण थी, एक स्पष्ट विवेक। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आरव ने क्या किया, उसने हमेशा एक स्पष्ट विवेक बनाए रखने का प्रयास किया। दूसरे क्षेत्रों की असाधारण प्रतिभाएं ऐसी होती हैं। लाव्य ने हल्के से सिर हिलाया और एक हल्के स्वर में बोला। ठीक इसी क्षण विनीता ने एक गहरी सांस ली, इससे पहले कि उसने अपनी हथेली को पलटा और एक तलवार उसके हाथ में प्रकट हुई। उसने कहा, स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के शिष्यों, मेरी पुकार पर ध्यान दो। तलवार संरचना बनाओ। हरीशान के जाने के बाद विनीता उनमें सबसे वरिष्ठ बन गई थी, इसलिए उन्होंने उसे सुनने पर बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उनकी आकृति चमकी विनीता के आसपास खड़े होने के लिए, इससे पहले कि उन्होंने अपनी तलवारें वापस लीं। उसी समय एक भयानक तलवार का एक तंतु अचानक उनके हाथों में तलवारों से बाहर उछला और फिर इसने तलवार का एक विचित्र भंवर बनाया। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।